सर वो तो कह रहे हैं कि आई वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। वो तो कह रहे हैं कि मुझे ये बिल्कुल मालूम है कि 2014 में उमर साहब फारूक साहब जो है उनकी मफाहमत चल रही थी बीजेपी के साथ। इसी पे बात कर रहा था। जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई पार्टी नहीं है। मैं ये अब आई डोंट नो इसका क्या रिएक्शन मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपनी मफाद के लिए फिर उसी पार्टी के साथ नहीं जाती जिनके खिलाफ बोलते हैं। 2014 में इलेक्शंस हुए थे, पार्लियामेंट इलेक्शंस पहले हुए थे, बाद में असेंबली हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे आए थे उन्होंने तो कितना खिलाफ बोला कि पीडीपी के खिलाफ भी बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बोला कि ये तो डायनास्ट हैं, ये तो बाप बेटे जो है लूट रहे हैं, और बाद में फिर महीने ही गुजर गए कि सबने गवर्नमेंट बना दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफान लोन। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाब के चलते अब जो सियासी गर्माहट पूरी तरह से मौसम के साथ साथ अब बढ़ती जा रही है। जम्मू की 2 सीट्स के अलावा कश्मीर की जो 3 सीट्स पे फ़िलहाल इलेक्शंस होने हैं, उसमें अनंतनाग से लेके कुपवाड़ा तक हर जगह पे फ़िलहाल हर एक पार्टी कोशिश कर रही है कि वो वोटर्स को किस तरह से वू करें, लेकिन ख़ास तौर पे नॉर्थ कश्मीर जो है वो हॉट सीट बन गई, इसलिए कि यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है, फार्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं सज्जाद गनी लोन, वो उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि लड़ेंगे, लेकिन इसके चलते जो खास बात हुई वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है और फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी बाद में ऐलान कर दिया कि वो भी नॉर्थ कश्मीर से ही लड़ेंगे। अब इसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से काम कर रही है, अपोजिशन आपस में जो है पार्टीज किस तरह से एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, और क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त देख रही है कि कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है कैसर जमशीद लोन, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। पहले सर आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं जब इस वक्त देख रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैंपेनिंग है, एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप इसको कैसे देखेंगे कि जब मैं देख रहा हूँ कि शायद उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे दीगर जमातें कर रही है, इंक्लूडिंग इवन पीडीपी भी जिस लेवल पे कर रही है, जिस तरह से हम उनको देख रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा जो नज़र नहीं आ रहा कि वो उस लेवल पे अभी कर रहा है, तो किसका वेट आप अभी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका पार्लियामेंट इलेक्शन का आपने जिक्र किया, कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह रहमान। चूँकि हमारा अभी आपने देखा कि कैंडिडेट्स का भी जो अनाउंसमेंट हुआ अभी हाल ही में हुआ है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का ताल्लुक़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी ग्राउंड में है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर हो, वो लोगों से जुड़ा हुआ है पहले से ही। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड। अब आपको इसलिए लग रहा है कि जो हमारे ओपोनेंट्स हैं तो उन्होंने बड़ा वो चिकचाव शुरू किया है, तो बहरहाल असल कैंपेन जो शुरू हो जाती है जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद। हालांकि इससे पहले भी बड़ी बार सवालात किए गए, उमर साहब से काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि आप डिले कर रहे हैं, आप अभी कैंडिडेट्स ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं, बट अभी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था। बाकी चीज़ें हमने आमतौर यही होता है, जब नोटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। चूँकि अब कैंडिडेचर का जहाँ तक था वो अनाउंस हो गया है, अब जो ज़िम्मेदार हैं पार्टी के, अब आहिस्ता आहिस्ता ये गेन करेगा जो है टेम्पो कैंपेनिंग का। बट जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो भी कंसर्न्ड है हमारे, चाहे वो लीडर्स हैं ग्राउंड लेवल, दे आर ऑन ग्राउंड। दूसरी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब हम इस वक्त देख रहे हैं, चाहे वो हमने देखा कि पहले साउथ में जो है पीडीपी भी आई लड़ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आई, श्रीनगर में हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये हुई कि जो इस वक्त खास तौर से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जब वहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे हैं कि सेंटर से जो सेंटर जो है बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर, यहीं से तीनों कैंडिडेट्स को अलग अलग जगहों पे भेजा गया कि क्या वो रिप्रेजेंटेशन उस तरह से हो सकती है। चाहे वो आप उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे लड़ने आ रहे हैं, आगा रूला साहब श्रीनगर जा रहे हैं, मियां अल्ताफ साहब जो है वो अनंतनाग रजौरी जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि बेचने के लिए तो उनके पास है ये बात। देखिए, जहाँ तक अगर ये बहसत इल्ज़ाम वो हम पे लगा रहे हैं तो गलत है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये रियासत एक है, टंगडार से लेकर के लखनपुर तक,
और लखनपुर से लेकर के जो चूँकि अब ये अलग अलग यूटी है, लद्दाख तक, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात हर जगह पे है। और जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, चूँकि एक जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको कहा कॉर्डर बेस्ड है, इस पर पूरी मशावरत होती है, पूरा एक्सरसाइज होता है एक सिस्टम के तहत। और जो राय फिर नीचे बन के आ जाती है, उभर के आ जाती है, उस पर ये फैसले किए जाते हैं। इस बार तो ये भी लग रहा था कि उस राय के साथ बहुत से जो यहाँ के वर्कर्स लीडर्स थे वो नहीं थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, उमर साहब हमारे लीडर हैं। अब अपोजिशन ये कह रही है कि साहब वहाँ क्यों नहीं लड़ा, यहाँ क्यों लड़ा। वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इस रियासत के, पूरी रियासत के चीफ मिनिस्टर थे। उमर साहब का जो कैंडिडेचर वह हर जगह से डिमांड आई, उसका एक रीज़न है, सॉलिड रीज़न है। क्यों आया? नॉर्थ से भी आया, साउथ से भी आया, सेंटर से भी आया। सेंटर वाले ये कहते हैं कि उमर साहब यहाँ से लड़े, साउथ वाले ये कहते हैं कि वो उमर साहब यहाँ से लड़े। नॉर्थ का जो हमारा पूरा कैडर पार्टी का था, वो चाहता था कि उमर साहब यहाँ से लड़े। उमर साहब पहली चॉइस हर जगह थी, क्योंकि उमर साहब ने ऑलरेडी ये क्लियर किया है कि असेंबली इलेक्शन में यूटी में नहीं लड़ूंगा। और हमें लगता है कि उमर साहब पार्लियामेंट में सबसे बेहतर, जो हमारी जमात में है, सबसे बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रही बात जो नॉर्थ का, जहाँ तक ताल्लुक है, बड़गाम से शुरू हो जाता है अप टू टंगडार, 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ऐसा नहीं है कि 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक से बढ़कर एक दिग्गज फेसेस हैं हमारे पास, दिग्गज लीडर हैं, बट हर एक की ये डिमांड थी। जब डिस्कशन हुआ कि हर एक के मुंह से ये निकला कि पहली चॉइस हमारी जो है वो उमर साहब है। इल्जाम भी तो ये लगा, इल्जाम ये लगा उस वक्त के कुपवाड़ा के कुछ लीडर्स हैं वो खुश नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, हमने कहा कि अगर उमर साहब नहीं लड़ते हैं, उसके बाद फिर जो नीचे कतार थी उसमें से किसी लीडर को आप चुन लीजिए। मैं आपको साफ ईमानदारी से बताता हूँ, चूँकि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का ऑर्गेनाइजेशन हेड हूँ, जब मुझसे भी राय पूछी गई, मैंने कहा कि हमारी सबसे पहली चॉइस जो है वो उमर साहब है। या हमारे जितने भी लीडर हैं, चाहे चौधरी साहब हैं, मीर सैफुल्लाह साहब हैं, कफील रहमान साहब हैं, शफकत वटाली साहब हैं, नासिर असलम वानी साहब हैं, दूसरे लोग हैं, सबकी यही राय थी कि पहली चॉइस हमारी उमर साहब है एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर उमर साहब नहीं मानते, माइनस उमर साहब, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जो भी बेहतर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फेसेस हैं माशाल्लाह हर कोई जो है कॉम्पिटेंट है, वो फैसला हमने लीडरशिप पे छोड़ा था। बट जैसा मैंने आपको कहा कि जो आवाज़ बनी पूरी 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज की, एक ही आवाज़ थी कि पहली चॉइस जो है वो उमर साहब है। तो लास्ट पे कंसेंसस उसी पे हुआ और उमर साहब हमारे कैंडिडेट हैं। मैं जब आप जब ये आंसर दे रहे थे तो मुझे ये अचानक से जहन में एक बात आ गई। परसों आप लोग यहाँ पे जब कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का कर रहे थे, वहाँ पे आपने कहा था कि जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जैसे सजाद लोन साहब कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जो उन्होंने कहा, आपने उस तनाजुर में उनके उस आर्गूमेंट में कहा था कि सजाद साहब ने एक बार कुरान पे हाथ रख के कहा था मैं इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। वाले जो है वो कह रहे हैं कि उस वक्त जो कसम खाई थी वो तो ये थी कि प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं उठाए थे। ये सवाल जो है मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या बैटल इसी बेस पे होना चाहिए कि इस तरह का इल्ज़ाम और इस तरह का जवाब इल्ज़ाम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपने सही जिक्र किया, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा हरीफ ये इल्ज़ाम लगाता है मेरे लीडर पे, वो कहता है कि ये सबसे बड़ा टरबाज है, मैंने ये उस तनाजुर में नहीं, मैंने उसका जवाब दिया कि वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा उमर अब्दुल्ला सबसे बड़ा टरबाज है, मैंने उस बात का जवाब दिया। अब वो क्लिप चूँकि मीडिया, पूरे मीडिया में इस वक्त,
मैंने वो भी आप- देखी है। वो आप देख सकते उन्होंने हैं। उसमें ये जिक्र नहीं किया था, आपने शायद वो मतलब वैसे देखा था। उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने उसमें जिक्र ये किया। जब मैंने वो वीडियो क्लिप आपके बाद देखी, हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि मैं बहुत सी चीज़ों को देखता हूँ, तो मैंने वो पहले देखा था। उसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि कुरान पे हाथ रखे कि किसी सेपरेटिस्ट ने उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी बहन या कोई जो है वो लड़ रही है और ये उनको सपोर्ट करें, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए हैं। उसके तनाज़ुर में वो कह रहे हैं कि मैंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स नहीं उठाए थे। मैंने भी वो clip जी, बिल्कुल उन पे ये इल्ज़ाम लगा था कि इसमें उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उस वक्त उठाए, क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त जो कैंडिडेट्स होते थे कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से, हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से और भी एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी से आउटसाइड दिस प्लस लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो भी वो कैंडिडेट्स थे वो बिलोंग करते थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। जैसे कि अब्दुल हक खान साहब, 2008 उनने तो अब्दुल हक खान से 2002 का इलेक्शन नहीं लड़ा था। आप मेरी बात सुन लीजिए। जी, अब्दुल हक खान साहब जी। 2002 का इलेक्शन लड़ा उन्होंने। यहाँ से मरहूम गुलाम मोहिद्दीन सोफ़ी साहब, शबनम जी कुपवारा से। सो ये सारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उस वक्त उन पे ये 2008 का इलेक्शन था शायद। 2002 वाला तो चला गया था, ये 2008 में ये वाला हुआ था। किस 2002 में ओके। शबनम जी 2008 में आई थी। अब्दुल हक खान साहब थे, सोफ़ी साहब थे और भी एक दो थे जो खान साहब जो उस टाइम पे पीडीपी के साथ नहीं थे। ना अच्छा। बेसिकली हक साहब तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं ना। उन्होंने तो 83 में भी इलेक्शन लड़ा, 87 में भी इलेक्शन लड़ा पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पे। असेंबली। यस। ओके। तो जो सोफ़ी साहब गुलामुद्दीन सोफ़ी गुलामुद्दीन वो तो राइट हैंड थे मरहूम लोन साहब की। उस वक्त उन पे चूँकि सजाद साहब की बैकिंग इनको थी, ये इल्ज़ाम उन पे लगा था, थी जो ग्राउंड पे रियलिटी है। उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उनकी बड़ी सपोर्ट की। उस वक्त वही उसी तनाजुर में उन्होंने ये बात कही कि मैं मेन स्ट्रीम में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ओके। ना लड़ रहे हैं, ना मैंने उठाया है, ना हम इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे वाला नहीं था। ठीक, खैर ये बात आई। ओके। उन वो हमारे लीडर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो टूरिस्ट है। किस हिसाब से लगा रहे हैं? वो यहाँ के बाशिंदे नहीं है, वो यहाँ के डोमिसाइल नहीं है। लिहाजा जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे हरीफ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। हालांकि चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, काफ़ी मसरूफ़ होते हैं। इसीलिए जो नीचे जो है वजारत होती है, मिनिस्टर्स होते हैं नीचे संभालने के लिए, वो पूरे स्टेट का हेड करते हैं। लेकिन ये वही उमर अब्दुल्ला है एज ए चीफ मिनिस्टर जो मच्छल कई बार गया, केरन कई बार गया, टंगडार कई बार गया, जो जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हमारे हैं, ये गुरेज कई बार गए। हिस्ट्री में आफ्टर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मतलब उन्होंने कैबिनेट मीटिंग्स वहाँ पे की। ऐसे जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, कैबिनेट मीटिंग्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज की, ऑन स्पॉट डिसीजंस लिए। उनकी प्रेजेंस थी फॉर फ्लंग बैकवर्ड एरियाज में भी। जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो टूरिस्ट हैं, जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ आपका अपना हूँ। जब वो मिनिस्टर थे, मैं सजाद साहब की बात कर रहा हूँ, वो मिनिस्टर थे, इस ज़िले से थे। वो कितनी बार मच्छल गए, वो कितनी बार केरन गए, वो कितनी बार टंगडार गए। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वो रिकॉर्ड निकाले, वो कितनी बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। लिहाजा ये दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना आसान बात है, और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना आसान बात है। ये उमर अब्दुल्ला ही था जब क्राइसिस हुई, जब हालात ख़राब हुए, उन ख़राब हालात में भी वो कुपवाड़ा पहुंचा, हर जगह पहुंचा, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा, हर इलाके में पहुंचा। जब फ्लड आए वो खुद मॉनिटर कर रहा था, हर जगह घूम रहा था। आप उस कायद पे, उस लीडर को कहेंगे कि आप टूरिस्ट हैं? लेकिन उसकी एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा जो 2014 में आया था। कोई बात नहीं, ये होता है।
ये होता है, बट ही वर्क सिंसियरली। और जो है हम लोग इससे निकल के अभी और एक जो आप लोग दोनों लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसमें ये कह रही है कि चाहे वो जो है जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा है, या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क वहाँ पे, या फिर बंगस की रोड वगैरह है, वो इस चीज़ को लेके कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है हमारी प्रायोरिटी रही है, पर्टिकुलरली कुपवाड़ा को लेके, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमेशा इस चीज़ को यहाँ से इग्नोर कर रही थी। तो वो एक उनका आर्गुमेंट बड़ा है। अच्छा सवाल पूछा आपने जी। बड़ा जी करता था, मैंने सुना है वो कि मैं इसका जवाब दूं। वो जो ये बात कह रहे हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि हमने टूरिज्म नक्शे पे भी लाया, हमने मेडिकल कॉलेज लाया, इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा और कुछ है? आप मुझे बताइए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट आया, वो किसने लाया? वो कह रहे हैं कि ये 70 साल रहे। उनका ये इल्ज़ाम है, बड़ा इल्ज़ाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ 70 साल हुकूमत की, इन्होंने डेवलपमेंट कुछ भी नहीं की। यही कह रहे हैं ना वो। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, बड़े अदबन, पता नहीं मेरी बात उनको तीखी लगती है, लेकिन मैं बड़े अदबन कह रहा हूँ, इखलाक, बड़े प्यार से कहता हूँ। वो क्यों भूल जाते हैं? ये फार फ्लंग एरिया, इसको ज़िले का दर्जा किसने दिया? यहाँ इस वक्त सड़कों का जाल है, ये किसने दिया? बंगस, लोलाब, धंगियारी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके टाइम पे बनी? यहाँ कॉलेजेस किसके टाइम पे बने? यहाँ जो इस वक्त आपके चाहे हंदवाड़ा में है, चाहे कुपवाड़ा में है, आपके इलेक्ट्रिक डिवीज़न है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डिवीज़न है, R&B डिवीज़न है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, ITIs हैं, ये कहाँ से आए? ये आसमान से तो नहीं गिरे। ये किसने बनाए? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए। आज आप दावा कर रहे हैं कि मैंने मेडिकल कॉलेज लाया। अगर आपने कहीं पे मेडिकल कॉलेज रखा, उसकी बेस जो वो किसने बनाई? तभी तो आपने वहाँ पर रख पाए ना। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब मैंने दूसरा तीसरा पायदान रखा, जो 2 पायदान है वो किसने रखे? तभी आप तीसरा रख पाए ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, नियम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखी थी ना। ये क्यों उनको नहीं दिखता है? ये मुझे बड़ा अफसोस है। मैं जब भी उनसे इंटरव्यू करूंगा तो इस बात का जिक्र जरूर करूंगा, उनके किसी लीडर से भी बात करूंगा। उनको ये याद दिला दीजिएगा जी, उनसे मैं जरूर ये इस बात का वो पूछ लूंगा। लेकिन एक जो है अहम बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त, उनको ये जरूर कहिएगा, जब आप बचपन में टांगडार जाते थे तो पैदल जाते थे। जी, आज मैग्नेटाइज्ड रोड है, ये आसमान से नहीं गिरी, इन्हीं तो इसी दौर में बनी। मेरा एक सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया पे एक और ख़ास बात चली थी, वो ये थी कि जो आपने अभी जिक्र किया उमर अब्दुल्ला साहब का, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर वो कहीं से भी लड़ सकते हैं और कहीं बाहर से नहीं आए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का जिक्र बहुत चल रहा था, वो ये था कि पहले उन्होंने गांदरबल लड़ा, हारे, सुनवार आए, हारे, बीरवा आए, और बीरवा में फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं अब तो मैं लड़ूंगा नहीं, तो इसलिए वो बारामूला आए। इसको आप लोग काउंटर कैसे कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस? अब आपने मेरे जो अपोजिशन वाले हैं उनकी बात का जवाब खुद ही दे दिया। अच्छा, प्रेजेंटली जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा है, ओके, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। जो उन्होंने लास्ट असेंबली वहाँ से ली। ही इज इन चार्ज बीरवा। जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देखते हैं, से मैं यहाँ लोलाब देखता हूँ, जी, जी। मेरे बाकी साथी कोई कुपवाड़ा देख रहा है, कोई वो जो इंचार्ज हैं, ही इज़ वो जो है उमर साहब जो है इस वक्त बीरवा कौन सी असेंबली है जो पार्लिमानी, ये बारामूला पार्लिमानी इसमें आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। कल शाम को किसी के साथ हम बात कर रहे थे, वो वहीं के थे, उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि हमारे तो यहाँ पे बीइंग अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने बडगाम वाज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं था। कि वो जब बड़े लीडर वो इसको इस तरह से पेश करते हैं कि जब इतने बड़े लीडर कोई रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्सेस नहीं मिलता है। किसने कहा आपसे? देखिए, एक तो होता है प्रोपेगेंडा, एक तो आप अपोजिशन, देखिए बोलने को आप कुछ भी कहें, दूसरा होता है जब आप बोलें तो कम से कम देख के बोलें। मतलब ये कहते हैं ना 70 साल में, 70 साल कब यहाँ हुकूमत की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? आप मुझे बताइए, इन 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फुल टर्म जो है कंप्लीट की है, एक 96 में, एक जो 2009 के बाद, उसमें भी बाधाएं
जो ही उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, ऐसे क्राइसिस पैदा किए गए, ऐसे क्राइसिस पैदा किए गए। जो वो क्राइसिस इसीलिए थे कि ये हुकूमत ये छोड़ के भाग जाए, बट वो डटा रहा, उसने काम किया। यहाँ आप मुझे बताइए, इस वक्त आप मेडिकल कॉलेज, स्किम्स, ये जो है इंजीनियरिंग कॉलेज या बाकी जो जितनी भी यहाँ डेवलपमेंट हुई, ये कहाँ से हुई? यहाँ सबसे बड़ा फैसला वो इनको क्यों नहीं दिखता है? जब हम कंपेयर करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर को दूसरी रियासतों से, बेटर क्यों है हम? उसकी क्या वजह है? ये हालात तो हमारी थे ही नहीं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जब शेर कश्मीर आए, जो उन्होंने लैंड टू टेलर किया, दैट वाज अ हिस्टोरिकल डिसीजन। किसी मुझे नहीं लगता हिस्ट्री में किसी लीडर ने ऐसे फैसले लिए हैं। आपको नहीं लग रहा इस वक्त ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की? वो इस बात को नहीं बेच पा रहे हैं। वो जब आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, दैट हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस एंड वी ऑल नो दैट। डीडीसी के टाइम पे हमें यही कहा गया था जी। ये बातें आएंगी, आपने मौका दिया, हमने बात रखी आपके सामने। मैं जनरली बोल रहा हूँ, जब आपकी स्पीच होती हैं, सभाज होती हैं, वहाँ पे जो बात होती है वो तो आर्टिकल 370 को लेके होती है, हम लाएंगे एंड वी ऑल नो दैट कि वो तो मैं उनकी उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैं उसी बात का उदाहरण दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि टूरिस्ट, उसका मैंने आपको जवाब दिया। वो कह रहे हैं डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट जो यहाँ हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही हुई। अब सबसे बड़ा जो इकोनॉमिकली जो आपका जो ये है बूस्ट मिला है, लैंड टू टिलर, हिस्टोरिकल डिसीजन, शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फ्री एजुकेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पॉलिसियाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही दी ना। अब ये कह रहे हैं जी, एक और इल्ज़ाम है इनका कि 96, देखिए 87, ठीक है, भूल जाए 87, मिलिटेंसी उठी। 87 रिगिंग के बारे में कह रहे हैं कि वो एक जरिया बना, वो बेस था, जो कुछ लावा था वो फट गया था 87 रिगिंग के बाद। ये बात आप क्यों बोल रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उसने उस वक्त रिजाइन क्यों किया? 89 में उसने हुकूमत क्यों छोड़ी? उसका बेस क्या बना? वो भी एक साजिश थी उस वक्त, क्योंकि जगमोहन को यहाँ लाया जा रहा था और वो उसके अगेंस्ट थे। उसने फुट डाउन नहीं किया, ही रिजाइंड। 87 में रिगिंग हुई थी क्या? विल नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट क्यों हुई थी? जब यहाँ ये जो बंदूक आई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त भी कहा दरगाह में, कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम यह है कि मैं हुकूमत में हूँ, कोई बात, मगर बंदूक से कोई मसला हल नहीं होगा, मसले बातचीत से ही हल होंगे। एग्जैक्टली। आज हर कोई वही बात बोल रहा है। सजाद साहब भी हुर्रियत से शुरू होकर के आज वो भी यही बात बोल रहे हैं। फिर ये बीच का जो खून खराबा हुआ 90 से लेकर 96 तक, किसने किया? हम भी चाहते हैं। एक तो हो गया मीडिया में बोलना, एक तो हो गया स्टेज पे भाषण देना। ये उमर अब्दुल्ला की हिम्मत है। उसने असेंबली में कहा कि रिकॉन्सिलेशन जो है कमीशन बनाइए। निकालिए, कौन जिम्मेदार है इस तबाही का? सारा सामने आ जाएगा लोगों के। ये तो उमर अब्दुल्ला में ही गट्स थे ना। उसने असेंबली में कहा, उसने हमेशा डिमांड की इस बात की कि इस पूरी चीज़ के लिए रिकॉन्सिलेशन जो है ये कमीशन बनाइए, पूरी तहकीकात हो, सारे हकायक लोगों के सामने आए। आप मुझे बताइए, जब 90 से यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई, टारगेट कौन बना? नेशनल कॉन्फ्रेंस टारगेट बनी यहाँ पर। वर्कर
लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहीद किए गए। बाकी भी लोग उसमें हैं। ऐसा तो मैं कह रहा नेशनल हूं- कॉन्फ्रेंस इसको इस चीज को बेच रही है। मैं इस चीज से इसलिए पर्सनली भी एग्री नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो भी आपके आंसर्स होंगे, रिस्पेक्ट दैट, और वो हम वैसे ही चलाएंगे। लेकिन इस बात से मैं इसलिए एग्री नहीं करूंगा कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं बोल सकते कि हमारे ही जो वर्कर्स थे, लीडर्स थे, उनको टारगेट कर दिया गया। और भी लोग थे, और भी आम लोग थे जिनको टारगेट किया गया, किलिंग की गई। तो इसको नहीं उस तरह से बेचा जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सही कि नहीं, सिर्फ हमारे ही लोग थे बिकॉज वी वर सेफगार्डिंग द कंट्री। आई विल करेक्ट यू। आप मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। मिलिटेंसी जब शुरू हुई, मिलिटेंट मरा, कश्मीरी मरा, पुलिस वाला मरा, कश्मीरी मरा, सिविलियन मरा, कश्मीरी मरा, कश्मीरी ही मरा ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये नहीं कहता हूं मैं कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मरा, बट टारगेट वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस, टारगेट किलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर की हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की हुई। ये मैं कहना चाहता हूं आपको, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। इट वाज टारगेटेड। जो टारगेट किलिंग हुई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स मारे गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अब आप देख लीजिए, जब ये तबाही हो 95 में जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे रही। हालात यहाँ बद से बदतर हो रहे थे। स्कूल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो तबाह बर्बाद हो गया था। हमारे पुल जलाए गए थे, स्कूल जलाए गए थे, ये हॉस्पिटल्स जलाए गए थे, था कि नहीं? यही फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 96 में आई और दोबारा उस वक्त जो तबाही थी, चारों तरफ पकड़ दकड़ का माहौल था, पूरा सिस्टम बिखरा हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समेटा। दोबारा जीरो से शुरू करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर खड़ा किया, किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीना आगे किया और मिनिस्टर्स, एमएलएज मारे गए। मैं पर्सनली उसका विक्टिम हूँ। मेरे घर में भी मेरे वालिद साहब ने गोलियां खाई, मेरे जो है ताया जी वो शहीद हुए, मेरे जो मरहूम अंकल मुश्ताक अहमद लोन साहब थे वो शहीद हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 96 से लेकर के 2002 तक टायरलेसली काम किया, कुर्बानियां दी, जान की परवाह किए बगैर। और ये दावा करते हैं इक़्तिदार के भूखे, ये हम इक़्तिदार के लिए करते हैं। अगर हम इक़्तिदार के लिए करते तो हम उस वक्त जान जोखिम में नहीं डालते। 2002 में जब रिजल्ट आया, डिबेकल के बावजूद भी सबसे लार्जेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा मेंबर जो थे 28 मेंबर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हम उस वक्त छोड़ते? हम उस वक्त हमने कहा हम चलिए दे दीजिए इनको मौका। हमने मौका दिया जिसके पास 12 सीटें थी, हम पीछे हटे। हमने कहा हम अपोजिशन में बैठेंगे। एक सवाल अहम ये है कि जब इस वक्त लड़ा जा रहा है इलेक्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि जी आर्टिकल 370 छीना गया, शिनाख्त छीनी गई वगैरह हुआ, जबकि टेक्निकली भी हम सबों को मालूम है कि हमारे 3 क्या 5 क्या 6 भी मेंबर्स अगर एक ही पार्टी के होंगे तब भी कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि डीडीसी के टाइम में भी इसी चीज़ को बेचा गया कि हम लोग आर्टिकल 370 की बात करेंगे, फलाना ढिमकाना होगा। इससे अब निकल के भी तो आना चाहिए ना, ये उसी पे अटकना है कि जी ये ऐसा हुआ। इरफान साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेचती नहीं है। जैसे मैंने जो अपोजिशन हम पे इल्ज़ाम लगा रहे, हर सवाल का जवाब है हमारे पास। चाहे वो डेवलप, अभी तक मैंने आपको जवाब दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको बेचती नहीं है, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोर एजेंडा है। ये आप पूरे ध्यान से सुन लीजिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोर एजेंडा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड रहा है हमेशा, वो तब भी था, आज भी है। में कोई नहीं आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आई, गोलियां भी खाई, काम भी किया,
उसके बावजूद भी हमें लताड़ा गया। हमने कहा दूसरे को दे दो मौका, हम साइड में बैठे, जबकि हक हमारा बनता था, क्योंकि लोगों ने फिर भी मैंडेट, अगर लोग हमसे नाराज़ थे, लेकिन फिर भी मैंडेट हुकूमत करने का हमें ही दिया था। 28 सीटें हमें ही दी थी, किसी दूसरे को नहीं दी थी। तो लिहाजा बट हमारा जो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमेशा रहा है नॉन वायलेंट, बट हम वायलेंस पे, सुन लीजिए मेरी बात, हम वायलेंस पे यकीन नहीं करते हैं। हमारा ये यकीन है, मानना है, जो आपने ये कहा ना, ये बेचने के लिए नहीं है, हमारा इस पे यकीन है। आएगा भी तो कैसे आएगा? मेरी बात सुन लीजिए, ये किसी को यकीन था कि बीजेपी आएगी और ये 370 खत्म करेगी? किसी को यकीन था? 1996 में वाजपेयी जी ने भी कहा था। नहीं, यकीन था किसी को? अच्छा। कोई ये बिलीव करता था? हो सकता है नहीं, मैं आपसे पूछ, नहीं हो रहा था। हाँ, ऑब्वियसली जब हम देख रहे हैं तो उस वक्त ऐसा कोई लग बिलीव रहा करता था? वो आए ब्रूट मेजॉरिटी में, मौका उनको मिला। कितने साल बाद मिला? जी 70 साल बाद मिला। किया उन्होंने, हम भी इंतज़ार करेंगे, हम भी लड़ेंगे। उन्होंने अपना कोर एजेंडा नहीं छोड़ा, लिहाजा ये हमारा कोर एजेंडा है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह हमारा यकीन है कि हम इसको अचीव करके रहेंगे। मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा, मुझे इससे पहले भी लग रहा था कि मैंने आपसे बोला था आखिरी हम सवाल। लोगों को कन्विंस करेंगे, हम लोगों को कन्विंस करेंगे। आज तो लोग बोलते हैं ना, जो शेर कश्मीर ने उस वक्त फैसला लिया था, जो इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत है, आज वो इंडोर्स होता है। वक्त आएगा इंशाअल्लाह रहमान, हम इसको अचीव कर लेंगे, हमें इस बात का पूरा यकीन है। और हम, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी, हमने लीगली भी लड़ा, लीगल फाइट, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है, बट उसके साथ अब ये भी इल्ज़ाम है कि नहीं जी ये कोर्ट में गए, अब वहाँ ख़त्म हो गया, आ रहा है ना इल्ज़ाम। आप क्यों भूल रहे हैं कि इससे पहले भी अगेंस्ट 370 दो तीन बार डिसीजन आया है फेवर में, इसी सुप्रीम कोर्ट से आया है। आज हमारे खिलाफ डिसीजन गया, लेकिन हम एजेंडा नहीं छोड़ेंगे। वक्त आएगा, दिल्ली में बैठे हुए लोग, हिंदुस्तान के लोग ये कहेंगे कि नहीं, इनसे इनका जो ये हक था जो इनसे छीना गया, इनको वापस दे दो। एंड वी विल कंटिन्यू दिस फाइट। और मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि हमें इस बात पे यकीन है, पूरा बिलीव है कि वन डे वी विल अचीव इट। सजाद गनी लोन साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये कही कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने परसों एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ओपन बीजेपी नहीं है और मेरी उनसे लड़ाई नहीं है। इस सवाल का मैं इसलिए जवाब चाहता हूँ कि अगर कभी उमर अब्दुल्ला साहब से इंटरेक्शन हुई तो उनसे भी ये बात पूछ लूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या इसको सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब जब वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं वाजपेयी जी से काम करता था, अभी भी करूँगा अगर वो होते, तो एक तो उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने भी पहले कहा था कि अगर हमें प्योर मेजॉरिटी होती तो हम लोग आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते, तो फिर डिफरेंस क्या है। और दूसरा, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो ऐसा था, सेंटेंस, कि उमर अब्दुल्ला साहब को आरएसएस ने उठा के बीजेपी के हवाले करके मिनिस्टर बना दिया। वो जो बीजेपी वाली बात आप लोग कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले में वो ये बात कहते हैं, तो आप लोग उसको फिर डिफेंड कैसे करते हैं? को ये बात भी क्लियर करता हूँ, उस एनडीए और इस बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? उस वक्त सेंटर में थी वो एनडीए थी, उसमें कितनी जमातें थी, वो बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी, बीजेपी की मेजॉरिटी में थी। उसमें कितनी पार्टियां थी? सेकुलर कौन उसमें सेकुलर पार्टी थी? काफ़ी सारी पार्टियां थी। एक बताएं सर। जो इस वक्त इंडिया में है, जो इस वक्त इंडिया उनके साथ नहीं गई, जो इस वक्त इंडिया अलायंस में हैं, जो सेकुलरिज्म पे यकीन करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस वक्त उसका पार्ट थी। हम एतराफ़ करते हैं, वहाँ पे थी। दिल्ली में बीजेपी बैड बीजेपी हो रहा है। दिल्ली में थी। अब तो वो तो थे, मिनिस्टर थे उसमें। लेकिन हमने जब यहाँ 2014 में जब इलेक्शंस हुए,
हमने तो उनके साथ यहाँ कभी अलायंस नहीं किया। नहीं, वो तो आज़ाद साहब ने कहा कि मिलने गए थे रात को। किसी के कहने से क्या होता है। अब आप मुझे बताइए, इस वक्त कैंपेनिंग चल रही है, इनमें से कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है? अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, बातें खुद ही सामने आ जाती हैं। कौन, सुन लीजिए मेरी बात, कौन कहाँ है? 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे रैली करी ना सर। अब आप बात नहीं, आपने बात की वाजपेयी, वो मुझे कंप्लीट करनी, वाजपेयी की। वाजपेयी जो वाजपेयी का स्टेचर था, अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेचर बीजेपी से ऊपर उठ के था पूरे मुल्क में। उसने जो बातें उस वक्त की थी, उसने कहा था कश्मीरियत, उसने दोस्ती की बातें की थी। वो वजह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसके नहीं, इट वाज, आप कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत को नहीं बेच सकते इस तरह, क्योंकि बिकॉज ही वाज अगेंस्ट आर्टिकल 370। उन्होंने कहा था कि जो एक ही झंडा है वो हर एक जगह पे होना चाहिए, एंड ही वाज विद दैट इज द कोर इशू ऑफ बीजेपी। हाँ, मैं मानता हूँ। तो फिर गुड बीजेपी नहीं बन सकता। नहीं, गुड बीजेपी बैड बीजेपी की बात नहीं है। उस वक्त वो अपने एजेंडे पे गवर्नमेंट नहीं कर रहे थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो उनका वो एजेंडा था। देखिए, जब पॉलिटिक्स में जब ये सिचुएशंस बन जाती हैं, उन्होंने उस वक्त अपना एजेंडा जो है वो साइड में रखा, बिकॉज उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि हुकूमत उन्होंने बनानी थी। और उस वक्त हुकूमत किस बेस पे बनी, दूसरे लोगों ने उनका साथ किस पे दिया? जो उनका कोर एजेंडा है उन्होंने साइड में रखा। और एक वाजपेयी जी की जो थी, जो उसका स्टैचर था, उस बिना पे हुआ। और ये जाहिरन बात है, वाजपेयी ने पूरी कोशिश की, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उसने तो बड़ी कोशिश की ये मसला हल करने की, उसने तो बड़ी कोशिश की पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है दोस्ती जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है, वो उसको कामयाब नहीं हो पाए, मुशर्रफ नहीं आए, जनरल मुशर्रफ नहीं आए। उसने तो कोशिश की, इतना तो हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए। वो अपनी वही तो काम कह रहे हैं, उसका स्टैचर इतना कदावर क्यों इतना स्टैचर क्यों था उसका? क्योंकि वो उसने अपने कोर इशू को साइड में रख करके, उससे ऊंचा उठ करके वाजपेयी ने जो है कुछ जो है वो इक़दामात लिए। वो तो मानना पड़ेगा ना। सियासतदानों पे क्या नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वाजपेयी एंड जो है जो आज के हैं मोदी जी। आज आप देख लीजिए, वाजपेयी ने तो कहीं ईडी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। सर, हर हुकूमत ने, हमने इंडिया थ्रू आउट J&K हमने देखे हैं, द वन हु इज इन द गवर्नमेंट, वो लोग फिर किस तरह से अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ किस तरह काम करते हैं। जो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। इस वक्त आप देख लीजिए, वाजपेयी की हुकूमत में ये चीज़ें नहीं थी। इस वक्त जो मुसलमानों के, जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है हिंदुस्तान में, इसको आप नहीं देखते हैं। लिहाजा इस पे फ़र्क है, क्यों नहीं है? ज़मीन और आसमान का अंतर है। लिहाजा अब यहाँ की जो बात है, देखिए, ये बीजेपी को भी पता है कि कश्मीरी बीजेपी वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये कहना कि वो बीजेपी का हिस्सा है, ये तो साबित खुद हुआ। देखिए, जो कश्मीर बीजेपी का जो कश्मीर अफेयर चलाता है, तरुण चुग, वो आके वहाँ मिलता है, दो पार्टीज़ जो यहाँ पे हैं उनकी मुफाहमत करता है। कल जो होम मिनिस्टर आता है वो ये कहता है कि हम वहाँ जो है इन कश्मीर में जो 3 सीटें हैं वहाँ हम कैंडिडेट नहीं उठाएंगे। इनडायरेक्टली तो उसने इशारा दिया कि जो भी बीजेपी का है वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं डालेगा, पीडीपी को नहीं डालेगा, उनके खिलाफ डालेगा। खैर, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग से लड़ रही है। मैं सिर्फ ये इस बात का जिक्र कर रहा था, दैट इज मतलब इनडायरेक्टली उसने वो डिक्लेयर कर दिया कि
उनका आशीर्वाद कहाँ है? ये मैं इसी पे बात कर रहा था। जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई पार्टी नहीं है। मैं ये अब आई डोंट नो इसका क्या रिएक्शन मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपनी मफाद के लिए फिर उसी पार्टी के साथ नहीं जाती जिनके खिलाफ बोलते हैं। 2014 में इलेक्शंस हुए थे, पार्लियामेंट इलेक्शंस पहले हुए थे, बाद में असेंबली हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने तो कितना खिलाफ बोला कि पीडीपी के खिलाफ भी बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी बोला कि ये तो डायनास्ट हैं, ये तो बाप बेटे जो है लूट रहे हैं, और बाद में फिर महीने ही गुजर गए कि सबने गवर्नमेंट बना दी। बिल्कुल सही बात है। देखिए उस वक्त भी अगर आपको याद होगा, क्योंकि 2014 का जो इलेक्शन लड़ा गया उस वक्त वेव थी बीजेपी की पूरे हिंदुस्तान में, थी ना। यहाँ भी हर एक पार्टी ने, उस वक्त किसी ने डेवलपमेंट का नारा नहीं दिया, उसने उस वक्त किसी ने किसी और चीज़ का नारा नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी जो है वो सैलाब की तरह बढ़ रही थी। उस वक्त हर पार्टी ने ये कहा कि नेशनल इसको जो है बीजेपी को दूर रखना है रियासत से। हमने भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा, पीडीपी ने भी कहा, जो भी मुखालिफ जमात थी बीजेपी के, हर एक ने यही जो है कोर एजेंडा जो रहा, कोर जो इशू रहा, उसमें यही रहा। अगर आपको याद होगा, अभी रिजल्ट, कुछ सीटों का अभी रिजल्ट आ ही रहा था, काउंटिंग हो ही रही थी, ट्रेंड सेट हो गई थी, कुछ सीटों का अभी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आना बाकी था। उमर अब्दुल्ला साहब ने पेशकश की, उनने ऑफ़र दी पीडीपी को कि आप हुकूमत बनाइए, अनकंडीशनल सपोर्ट ले लीजिए, आप 6 साल यहाँ हुकूमत कीजिए, मैं आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देता हूँ। कोई कंडीशन नहीं रखी, ना मिनिस्ट्री मांगी, ना एमएलसी मांगे, ना राज्यसभा मांगा, नथिंग। अपील की कि आप बीजेपी को यहाँ मत लाइए, बीजेपी के साथ यहाँ आप गठबंधन मत कीजिए। उसके बाद इन राइटिंग सपोर्ट जो है लेटर भी उनको दे दिया, अनकंडीशनल। लेकिन उन्होंने उस वक्त ठुकराया। देवेंद्र रैना जी ने इस पे कुछ और ही बोल दिया था। देखिए अब सर आपके पुराने कुलीग हैं, उन्हें बहुत कुछ मालूम था, ऐसा तो कहा ही जाता है। सही, देखिए ये भी आपने जिक्र छेड़ा, ठीक है, देवेंद्र रैना साहब का आपने नाम लिया। अब वो पार्टी छोड़ के गए, वो क्या बोलेंगे उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है सर? वो तो कह रहे हैं कि आई वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। वो तो कह रहे हैं कि मुझे ये बिल्कुल मालूम है कि 2014 में उमर साहब फारूक साहब जो है उनकी मफाहमत चल रही थी बीजेपी के साथ। कहाँ चल रही थी? फिर क्यों हम अनकंडीशनल उनको दे देते? मैंने यही बात कही ना। अगर देवेंद्र रैना साहब जो कह रहे हैं, इस वक्त कह रहे हैं, क्योंकि अब वो जा कर के बीजेपी में मिल गए, अब उनको वही बोलना ही है। अच्छा, अगर वो बात होती तो उमर अब्दुल्ला क्यों अनकंडीशनल सपोर्ट दे देता है? अभी रिजल्ट आना ही, वो वेट करता, वो वेट करता ना, वो वेट करता। जिस तरह बनती है सरकारें, कोशिश करता, वो तो रुका ही नहीं, उसने तो इंतज़ार ही नहीं किया, उसने तो सीधा ऐलान कर दिया। अभी रिजल्ट आ ही रहे थे, उसने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया इन राइटिंग। किस तरह से आप उसकी सिंसियरिटी पर शक करेंगे? चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। क्योंकि आप देवेंद्र रैना की बात पे यकीन कर रहे हैं, क्योंकि उसने बीजेपी ज्वाइन की, उसकी अपनी क्या मजबूरियां हैं वो मुझे दोहराने की, बोलने की जरूरत नहीं। मैंने सच में ये वाला कोई वीडियो, क्योंकि आजकल जब भी आप लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं बैठ के सबसे पहले वीडियोस और वो न्यूज़ निकालता हूँ कि क्या हुआ था, बट मैं लिटरली ये जाके देख लूँगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज वो क्या बोल रहे हैं, किस मजबूरी में वहाँ गए। बट आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि अगर उमर, अब आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र रैना सही बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला गलत है, क्यों उमर अब्दुल्ला फिर क्यों बगैर टाइम ज़ाया कि अभी कुछ भी नहीं, सीधा उसने सपोर्ट ऑफ़र किया अनकंडीशनल? वो फिर नहीं करता। अगर उसमें ये होता कि मैं खुद हुकूमत बनाऊंगा, या वो गलत होता, वो सिंसियरिटी नहीं होती। तो यही चीज़ है ना, ये मैं आपकी कदर करता हूँ, मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि आपका जो है, मैं बड़ा खुश हुआ, आपने
हर चीज़ आपने मुझे कुछ बातों का मौका दिया यहाँ बात करने बात अपनी बात रखने का। तो लिहाजा आपका सही ये बनता है कि आप सही पर्सपेक्टिव और सही चीज़ को सामने लाएं। उस पर हम लोग जो है इंशाल्लाह जब भी इसको और चलाएंगे सर, तो उस वक्त वो वाला पर्सपेक्टिव भी ढूंढ के रखेंगे ताकि वो भी चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका सर। भी इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ज़ाती तौर कि आपने मुझे मौका दिया। मेरी बड़ी दिली चाह थी कि कुछ बातों का मैं जवाब दूँ, जी जी। तो मैं इसकी बात का आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें कम बुलाती है सर, लेकिन आपने आज मौका दिया तो चलिए उसके लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू सर।